ओके बच्चों, देखिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहले क्या होते हैं, पहले समझते हैं यहाँ क्या लिखा है। टू मेंटेन a uniformity in the recording transactions and preparing financial statements, accountants should follow जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है हर अकाउंटेंट को। अगर अपनी अकाउंटेंसी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सब सेम रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग करें। तो यहाँ लिखा है मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स में यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता लाने के लिए, ताकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हो बच्चा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्योरली यूनिफॉर्म नेचर के हो। जैसे मैं जो रूल्स में फॉलो कर रहा हूँ वही दूसरा अकाउंटेंट भी फॉलो करे। ठीक है, तो इसके लिए हर अकाउंटेंट को क्या फॉलो करना होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहां तक समझ आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर बेटा हम लोग आगे आते हैं और हमें यहां से पढ़ना है नेक्स्ट चीज। देखिएगा आप, देखिए फिर लिखा है गाप रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement। अब ये जो गाप लिखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया। क्या है इसका मतलब, ये रूल्स हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो कि हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते टाइम या रिपोर्ट करते टाइम फॉलो करने होते हैं। ठीक है, क्यों फॉलो करने होते हैं, वजह क्या है इसके पीछे फॉलो करने के पीछे। तो बेटा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब ईयर आफ्टर ईयर सेम टाइप का हम लोग रूल फॉलो कर रहे हो, ताकि हम उन्हें कंपेयर कर सके। आई बात समझ में। तो ये नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, आपको ये समझना है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। तो यही जो गाप बता रहा था मैं आपको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वहीं से हमने ये निकाला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे रूल्स, एक्शंस के ऐसे रूल्स हैं या ऐसे कंडक्टेड हैं जो कि हर अकाउंटेंट को अडॉप्ट करने हैं यूनिवर्सली। हर अकाउंटेंट जो है इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी अकाउंटिंग करेगा वो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा ही करेगा भाई। ठीक है, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम उन्हें ये अकाउंटिंग फॉलो करनी होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं जी। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हमें देखने हैं, ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमें देखने हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मींस व्हाट, देखिएगा यहां पर लिखा है हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो कि हमें क्या करने होते हैं, ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं। द बेसिक assumption of accounting are like the foundation or pillars on which the structure of accounting is based। ठीक है, हमारे अकाउंटिंग के, ये अकाउंटिंग जो है इसमें कुछ अज्यूम किया जाता है। यानी हम कभी भी जब अपने फाइनल अकाउंट बना रहे थे, जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना रहे थे, तब हम कुछ बेसिक अजम्पशंस को अज्यूम कर रहे थे। ठीक है, और ये अजम्पशंस जो होते हैं वो हमारी अकाउंटिंग के फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग जो है वो हमारी क्या होती है, बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच आर प्रिज्यूम टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। मतलब क्या है इसका, जिनको हमने फॉलो किया है, यानी कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम, फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम हमने इन सारे अजम्पशंस को, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया है। क्लियर, इफ नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोज दैट अजम्पशंस एंड रीजंस। अगर हमने मान लीजिए कोई अकाउंट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं किया है तो उसका क्या रीजन रहा वो हमें डिस्क्लोज करना होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एस 1 में लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब हमारे 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन है, हमें वन बाय वन उन्हें ही समझना है। यानी कि मैं आपको भी बताऊंगा ऐसे 3 assumptions जो हमने फाइनल अकाउंट बनाते टाइम फॉलो कर लिए ऑटोमेटिकली।
तो ऐसे कौन कौन से अजम्पशन से देखिएगा। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेटा क्या होता है देखिएगा, ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है बेटा, इसमें आप ये मानते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। आप क्या मानते हैं, आपका बिजनेस जो है वो लॉन्गर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखिएगा, आपको ये चीज याद रखनी है, लॉन्गर लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। आप फर्स्ट चीज यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ऐसा है ना। ऐसा ही होता है कि लाइक जब कभी हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलाएंगे। कैसे पता चला कि भाई हम लंबे समय तक चलाएंगे, हमने तो अभी कभी फॉलो किया ही नहीं इसे सर। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब आपने बैलेंस शीट बनाया था, हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना ये, तो आपको मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है ना, एक लाइबिलिटी और एक असेट। लाइबिलिटी में हमने दो तरीके की लाइबिलिटी पढ़ी, एक पढ़ी थी नॉन करंट लाइबिलिटी एनसीएल, एक पढ़ी थी हमने करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो बेटा जब हमने नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी में डिफरेंशिएट किया ना, ये जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ना, हम इसी बेसिस पे कर रहे हैं बिकॉज हमने क्या मान लिया है कि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। साथ में आप ये सोचिए, हम असेट साइड में भी दो चीजें लिखते हैं कि पहली नॉन करंट असेट्स और फिर दूसरी करंट असेट्स। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं ना कि असेट्स दो टाइप की होगी, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो बेटा ये करंट और नॉन करंट असेट्स को जो हम अलग अलग करके शो कर रहे हैं ना, इसमें भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। कैसे, देखिए हमने करंट असेट्स को डिफाइन किया था या करंट लाइबिलिटी को डिफाइन किया था जो विद इन 1 ईयर अराइज हुई है, वो लाइबिलिटी जिनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है, करंट लाइबिलिटी। और ऐसे असेट्स जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे करंट असेट्स कहते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। और नॉन करंट असेट्स क्या होती है बेटा, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी असेट्स जिनको आपने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खरीदा है, उसे नॉन करंट असेट्स। और ऐसी नॉन करंट लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है। तो आपने ये अज्यूम कर लिया ना, आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ये वही गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। क्लियर होता है। देखिएगा अब यहाँ पे लिखा क्या है, हम देखेंगे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ फोरसीबल पीरियड। बेटा एक ये वर्ड देखना, फोरसीबल पीरियड। फोरसीबल किस वर्ड को बोलते हैं भाई, लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब लॉन्ग पीरियड। यहाँ लिखा है लॉन्ग पीरियड। एंड देर इज नीदर द इंटेंशन नोर द नेसेसिटी, ना तो हमारा कोई इंटेंशन है हमारे बिजनेस को बंद करने का, नोर द नेसेसिटी टू वाइंड अप द बिजनेस इन द फोर्सिबल फ्यूचर। साथ ही हमने ये भी अज्यूम कर लिया है, यानी साथ ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमें भविष्य में हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि हम हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं। हमारा बिजनेस फोर्सिबल पीरियड, ये फोर्सिबल वर्ड ऊपर भी आया था ना, फोर्सिबल वर्ड का मतलब क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट बात पे आते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए भाई, अब यहां से आया आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल और क्या होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा हमने आपको पढ़ाया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बताता हूं कैपिटल और रेवेन्यू में। अगर मैं लिखूं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए आप इसको इस तरीके से ट्रीट कीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने दोनों का मीनिंग भी देखा है भाई, एक बार तो देखा ही है, और अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते थे बेनिफिट ऑफ विच, बेनिफिट ऑफ विच रिमेन्स, क्या लिखेंगे, रिमेन्स टिल लॉन्गर ड्यूरेशन। इसका बेनिफिट हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहने वाला है। क्यों, जिस समझो, अगर हमने कोई असेट खरीदी, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने एक असेट खरीदी भाई। असेट खरीदने का मतलब क्या है, हमने एक
फिक्स एसेट खरीदी, सपोज मशीन बाय किया ना, हमने मशीन खरीदा, तो बेटा मशीन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी परचेस्ड। अब मशीन जो आप खरीदोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन के लिए खरीदी, सपोज 1 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी, तो ये 1 लाख रुपए आपके क्या है बेटा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक मिलेगा, लंबे समय तक आपकी मशीन चलेगी, है ना। वैसे ही अगर अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, तो इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाता है। तो बेनिफिट ऑफ विच है ना, विल बी कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। जो भी एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े, जैसे आपने वेजेस अपने किसको दिया, लेबरर को दी, सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, है ना, वो साल भर काम करते हैं, उसके बाद आपसे सैलरी मांगते हैं, सैलरी देते हैं। अब वैसे तो मंथली मांगते हैं, बट सपोज आप कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आपको एनुअल पैकेज मिलता है, तो वो सालाना पैकेज होता है। अच्छा, साथ में आप एडवर्टीजमेंट ले लीजिए, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट भी 2 टाइप का होता है। एक होता है जो आपने आज एडवर्टीजमेंट चलाया, सपोज आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया आज के लिए, है ना, तो वो उसका बेनिफिट आज लोग देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, खत्म हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिफाइन कर पाए भाई, इस अजम्पशन को देख करके। और आपको ये भी पता होगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनको आप बैलेंस शीट पे शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं बेटा, बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट बोले तो बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड में शो करते हैं आप, इन्हें असेट साइड में शो करते हैं। किस साइड में शो करते हैं, असेट साइड में। और जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कहां शो करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनको आप रेगुलर नेचर के एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें क्या बताता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें बताता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। क्या होगा, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। अब आपको देखना है मेरे साथ साथ, ठीक है, आपका बिजनेस फोरसीबल पीरियड तक चलेगा, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि हम हमारे बिजनेस को फ्यूचर में जाकर के वाइंड अप करें, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर पाए हैं भाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, कैपिटल तो वो जिसका आपको बेनिफिट लॉन्गर ड्यूरेशन तक मिलेगा, और रेवेन्यू वो जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर में खत्म हो जाएगा। तो बेटा कैपिटल मैंने कब कहा, जब मैंने अज्यूम किया कि मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहा हूं। क्लियर, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नॉन करंट असेट्स are recorded at their original cost, and depreciation is in a systematic manner without reference to their market value। समझो, हम नॉन करंट असेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है उसमें से लेस कर रहे हैं। हम नॉन करंट असेट्स पे से डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं हर साल, इट मींस हमने उस असेट को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खरीदा ना, इसीलिए ये बात हमारे पास यहाँ पे आई। तो आई होप सो क्लियर हो गया आप सब लोगों को गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है। ठीक है, चले जी आगे फिर। अब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्लियर हो गया तो आगे चले, देखिएगा। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या है भाई, देखिएगा सब बच्चे। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बेटा लगातार। क्या होता है इसका मतलब, लगातार, कंटिन्यूअसली। कंसिस्टेंसी लगातार, यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली जो आपने प्रिंसिपल एक बार फॉलो किए हैं उसे आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलोस मतलब प्रिंसिपल्स की बात नहीं है, यहाँ बात क्या आती है, यहाँ बात आती है रूल्स की। ऐसे रूल्स जो आपने पहले एक बार फॉलो किए आपके फाइनल अकाउंट बनाते टाइम, या ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हैं या ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स हैं
या प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फॉलो किए हैं अपनी अकाउंटिंग करते टाइम, तो आपको उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ईयर आफ्टर ईयर। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? द रूल्स, प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स यूज्ड इन अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व्ड एंड अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब अगर आपने एक बार कोई रूल अप्लाई किया है या कोई प्रैक्टिस आपने की है या कोई कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, तो उसको आपको हर साल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वजह क्या होती है सर, हर साल क्यों अप्लाई करना पड़ता है भाई? देखिए भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्या चार्ज कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स पढ़े हैं आपने। तो आपने सपोज फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, पहले साल में, और दूसरे साल आप एसएलएम मेथड यूज करते हो, ठीक है? तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एक रूपता, एक टाइप की चीजें नहीं दिखेगी। आपका डेप्रिसिएशन हर बार डिफर करेगा। हालांकि डिफर वैसे भी करता, आप सेम मेथड भी फॉलो करते तो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफरेंट आता, बट यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। जब आप डिफरेंट डिफरेंट लाइक मेथड्स फॉलो करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, तो आप वहां पर आपकी कंसिस्टेंसी जो होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। जो आपके बिजनेस की कंसिस्टेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी। क्या वर्ड है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप बोल दीजिए, जो यहाँ पे लिख भी रखी है ना, कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस की खत्म हो जाएगी भाई, ये फॉलो नहीं होगी। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को आप कंपैरेटिव बना सके, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सके, तो बेटा वहां पे आपको सेम रूल, सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको, आपने एक बार अगर फॉलो किया तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आपको हर बार फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बट ऐसा चेंज आपके बिजनेस के बेनिफिट में होना चाहिए। इससे बिजनेस को बेनिफिट होना चाहिए, तो आप अपने रूल्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका एम देखिए क्या लिखा है, द एम ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन, है ना, इज टू प्रिजर्व द कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सबसे बड़ा वर्ड क्या है यहाँ पे? कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है? हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को क्यों फॉलो कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी अजम्पशन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको हम क्या कर सके? कंपैरेबल बना सके। कंपैरेबल मतलब हम अगर आज के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं 2020-21 के, तो ये अगर हम 1920 के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो केवल तब कर पाएंगे जब हमने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो किया है। मतलब हमने सेम रूल्स और सेम असम्पशन, सेम प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया अपनी अकाउंटिंग में, तभी ऐसा कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, if two methods of charging depreciation, that is written down value method and straight line method, है ना, straight line method are equally acceptable, ठीक है? तो अगर दोनों ही एक्सेप्टेबल है, आपको पता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी चलता है और स्ट्रेट लाइन मेथड भी चलता है, तो अब अंडर दिस मेथड, अंडर दिस अजम्पशन, अभी अजम्पशन क्या कहता है सुनिएगा, method once chosen and applied should be applied consistently year after year। एक बार आपने जो मेथड चुन लिया, उसी को आपको बार बार क्या करना है? अप्लाई भी करना है। अब बात आती है सर, ये तो ठीक है, आपने कहा कि इसे आपको हमेशा अप्लाई करना है, एक बार अगर आपने चूज कर लिया तो, लेकिन आप क्या इसे बदल नहीं सकते? क्या बिल्कुल बदल सकते हैं सर। कब बदलेंगे? जब आपके बिजनेस के बेनिफिट में हो तब। देखिए लिखा है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल results of the business among different accounting period can be significantly and meaningful only when consistent practices were followed in ascertaining them। चलिए यहाँ लाइन नहीं लिखी है, वो यहाँ लाइन क्या लिखी है, जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं बिजनेस के, ठीक है, फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं बिजनेस के, उनको आप केवल तब कंपेयर कर पाओगे, अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को केवल तब कंपेयर कर पाओगे जब ये कंसिस्टेंटली सेम प्रिंसिपल्स और सेम कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? एक बात और जो यहाँ पे नहीं लिखी है, वो मैं बता देता हूं आपको। वो पॉइंट ये है कि
कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स यानी जो रूल्स, प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं जो आपने एक बार यूज में लिए हैं अपने अकाउंटिंग के लिए, आपने जो फॉलो किए हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं दीज रूल्स, कॉन्सेप्ट्स कैन बी क्या लिखूं भाई बेटा, आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड, बट द चेंज should be in favor of business। ठीक है, बिजनेस के फेवर में होना चाहिए भाई, तब आप इसे क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी, तो इसे आप एक बार एसेस लेते जाइएगा। ये हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कंप्लीट होता है भाई। अब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बाद बेटा हम लोग आते हैं, हमारा जो एक और है लास्ट अजम्पशन। वो अजम्पशन क्या कहता है देखिएगा, ये अजम्पशन हमें कहता है अक्रूवल अजम्पशन। हालांकि नाम सुना होगा आपने अक्रूवल का। यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। इसका मतलब आपको आपके बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन है उसे कब रिकॉर्ड करना है, जब वो हुआ है, एट द टाइम। वर्ड क्या लिखा है, एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू मतलब जब कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है आपको उसे तभी रिकॉर्ड करना है, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट हुआ है। जब सेटलमेंट हुआ है तब आपको रिकॉर्ड नहीं करना। एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, if ABC Limited purchased goods from PQR Limited on 1st Jan 2014 on 1st Jan 2014 on credit of a month of 1 month, then the transaction is recorded on 1st Jan 2014, although the amount will be received on 1st Feb। देखो इसको एक तरीके से समझना। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल लिया है, हमने गुड्स कब बेचा है, गुड्स हमने जो सेल किया है, गुड्स सोल्ड, हमने इसकी डेट है हमारे गुड्स सोल्ड की, इसकी डेट है 1 Jan 2014। ठीक है, हमने इसको बेचा कब है, 1 जनवरी 2014 को बेचा है। अब हमने इसको क्रेडिट पीरियड दिया है। क्रेडिट पीरियड बोले तो बेटा हमने इसको उधार का टाइम दिया कि भाई आप 1 महीने के बाद पैसा चुका देंगे। तो 1 मंथ हमारा क्रेडिट पीरियड है। अब सपोज 1 फरवरी, अब ऑब्वियस सी बात है 1 फरवरी को आपके पास पैसा आएगा, आपको कैश कब रिसीव होगा, इसका कैश रिसीव होगा सर हमें 1st Feb को, क्योंकि 1 जनवरी को माल बेचा है तो 1st Feb को हमें कैश रिसीव होगा 2014 में। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको आपका जो ट्रांजेक्शन है उसे कब रिकॉर्ड करना है। आपको आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है 1 जनवरी 2014 को, जब आपने माल बेचा है। कब रिकॉर्ड करना है, 1st Jan 2014 को रिकॉर्ड करना है, ना कि तब जब इसका सेटलमेंट हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है। अक्रूवल अजम्पशन कहता है आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शंस को कब रिकॉर्ड करना है, जब वो हुआ, व्हेन इट एंटर्ड, जब कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ तभी आपको उसे रिकॉर्ड करना है, ना कि तब जब इसका सेटलमेंट हो रहा है। ये तो सेटलमेंट डेट है, मैंने आज माल बेच दिया तो मेरे लिए तो एक बार का गुड्स बिक गया ना। हमने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करके माल बेच दिया तो हमारा गुड्स तो बिक गया, तो इसे हमें उसी टाइम रिकॉर्ड करना है जो हमने 1st Jan 2014 लिखा है, ना कि तब जब इसका सेटलमेंट हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर हम तो एंट्रीज दोनों टाइम ही पास करते हैं। बेटा मैं एंट्रीज पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एंट्रीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ी, आपको ये भी बताया जब हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा तो हम एंट्री करेंगे जैसे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, इसका कोई, मैं आपसे एंट्रीज की बात नहीं कर रहा। एंट्री तो आप बेचते टाइम भी करोगे और आपके पास जब इसका कैश रिसीव होगा आप तब भी करोगे, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर से मिला। बेटा मैं एंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमें ये जो हमें
जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स नोट करनी है, सेल्स, हमने सेल्स कब की, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स की जो रिकॉर्डिंग होगी वो कब होगी, 1 Jan 2014 को, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कैश मिला, इसका सेटलमेंट हुआ, तो हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कब नोट करना है, 1 Jan 2014 को, ठीक है। हालांकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो बेस ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर नंबर 4 है, वहां पे इस टाइप के हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस के बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे हमें और इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। ओके, किसी बच्चे को यहां तक अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। आज का टॉपिक यहीं तक था भाई। सॉरी, आपका वॉइस नहीं आ रहा मुझे प्रॉपरली।